हेलो हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम। दिस इज पूजा जायसवाल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डिसीजेस, मानव रोग। बच्चे, ये जो टॉपिक है हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि क्विकली इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिसीज की, ह्यूमन डिसीज की, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा। अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं कि आप किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त कैसे बोलते हो, अगर हम बोलें डिसीजेस या डिसीज्ड पर्सन, कैसे हम किसी को डिसीज्ड पर्सन या फिर हेल्दी पर्सन बोलते हैं। दो आपको शब्द मिल रहे होंगे यहाँ पर, हेल्दी पर्सन और डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी मतलब क्या? मतलब जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, कवक से होने वाले बीमारी नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? क्या इतना ही हम एक व्यक्ति को बोलेंगे? नहीं। जब हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो इसमें 3 क्राइटेरिया आता है। पहला तो पैथोजन फ्री, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का पैथोजन नहीं पाया जाना चाहिए उसके बॉडी में। ठीक है, पैथोजन मतलब कोई भी जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कृमि। उसके बाद दूसरा चीज है मेंटल वेलबींग। जैसे यहाँ पर आप सभी तो अभी स्टूडेंट हो, आप सभी को ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ाई की टेंशन है। लेकिन अगर जब एक व्यक्ति, जब उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि जब कॉर्पोरेट लाइफ में लड़ाई होती है, अगर मैनेजर आके चिल्ला दे रहा है, तो हम सभी एक कटाक्ष बोलते हैं कि घर में इसकी लड़ाई हो गई होगी रात को बीवी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेंटली उसका दिमाग खराब है। ठीक है, मेंटली दिमाग खराब है, तो हो सकता है सुबह आकर के वो आप लोग पे बरस रहा है। ठीक है, तो मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, कर कुछ हम रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल वेलबींग, अगर आपके दिमाग में कुछ टेंशन चल रहे हैं, दिमाग से हम एंजाइटी है, हमारे में बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, या फिर हमारी इतनी भागदौड़ हो गई है, इन सभी की वजह से भी बहुत लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होता है, तो वो पर्सन एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हम बोलेंगे। तीसरा चीज है सोशल वेलबींग। आपने कई बार देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं कर पा रहे हैं। आंख से आंख मिलाकर कब बात नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है कि वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हम अपने आंखों से वो चीजें एक्सप्रेस हो जाती है, इसलिए हम जो है आंख से आंख मिलाकर के बातें नहीं करते। तो सिंपल सी चीज है, अगर हमारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पूरी तरीके से हम मेंटली और फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि वो एक पर्सन हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन का मतलब है कि उसके शरीर में किसी प्रकार का भी पैथोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज मेंटल वेलबींग होना चाहिए, और तीसरा चीज सोशल वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम डिसीज की बात करते हैं, जो डिसीज है इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है इननेट डिसीज, कॉन्जेनाइटल डिसीज या फिर जन्मजात रोग, और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज, उपार्जित रोग। अब देखो, कुछ डिसीज ऐसे हैं जो बच्चे को जन्म से ही होता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म नहीं लिया है माता के गर्भ में, तभी से वो बीमारी है। ठीक है, तो ऐसी डिसीज जो कि जन्म से ही उपस्थित है, उसे हम लोग बोलेंगे जन्मजात रोग। नाम में छिपा हुआ है जन्म से ही उपस्थित, जन्म, वो जो बच्चा जब पैदा हुआ उस डिसीज को लेकर के पैदा हुआ, इस डिसीज को हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज। अब जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी आनुवांशिक बीमारी है या गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है, वो सारे ही इसके अंदर में आएंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा एमनियोसिंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस क्यों करते हैं हम लोग? ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बच्चा है माता के गर्भ में रहता है, उसके चारों ओर एक थैली होती है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा निकाला जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है कि बच्चे में सही मात्रा में क्रोमोसोम है कि नहीं है, कोई क्रोमोसोमल विकार तो नहीं है। ये क्यों टेस्ट किया जाता है? अगर मान लो बच्चे में अगर क्रोमोसोम की संख्या सही नहीं है, या क्रोमोसोम कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, जब डॉक्टर को ये समझ में आ जाता है कि जब बच्चा जन्म के बाद एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, तो क्या किया जाता है? एमटीपी। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब आप लोग ने देखा होगा हर एक हॉस्पिटल में लिखा जाता है कि यहाँ पर लिंग नहीं बताया जाता।
ठीक है, मतलब फीटस का लिंग नहीं बताया जाता है। एमनियोसेंटेसिस कंपल्सरी है सभी में, जो भी महिला गर्भवती होती है उसका एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है ताकि बच्चे में कोई प्रकार का विकार है, अगर बच्चा के बॉडी में प्रॉपर क्रोमोसोम है कि नहीं है, वो सब कुछ टेस्ट किया जाता है ताकि एक हेल्दी बच्चा डेवलप हो या हेल्दी बच्चा जो है बाहर आए। ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव रूप से यूज किया जा रहा था और इसको बच्चे का लिंग पता करने के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन आजकल जो है सभी जगह बैन हो गया, कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता। इसका सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल विकार तो नहीं है, और अगर बच्चा जो है हेल्दी डेवलप नहीं हो पा रहा है या बच्चे में कोई क्रोमोसोमल विकार है तो क्या किया जाता है, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार का रोग है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल रोग है, गैर संचारी रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बच्चे के दिल में छेद है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बिपाशा बसु की जो बेटी हुई थी उनके दिल में छेद था। अब उस बच्चे को छेद था, क्या उनके माता पिता को भी छेद हो सकता है? नहीं। जो पास में उनके रहते हैं, जो उनका केयर टेकर है, उनके में ये नहीं होगा बीमारी, मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके अलावा और कौन कौन से रोग है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे ही कैसे है, क्रोमोसोमल विकार है, मतलब बच्चे को जन्म से ही है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें अगर हम देखेंगे आरबीसी, तो आरबीसी के जो शेप है वो कैसा हो जाता है, इस तरीके का शेप हो जाता है। आरबीसी का जो शेप है वो मोस्टली बाइकॉनकेव रहता है, लेकिन यहाँ पर सिकल शेप का हो जा रहा है। थैलेसेमिया, ये सारे ही बीमारी हैं जो बच्चे को जन्म से होता है। ठीक है, तो आपका जो मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि इननेट डिसीज है, कौन सा रोग है जो कि जन्मजात रोग है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिसीज, उपार्जित रोग, जो कि बच्चे के जन्म के बाद हो रहा है। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले रहा है उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर जीवाणु विषाणु की वजह से उसके शरीर में बीमारी आ रही है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस संक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस गैर संक्रामक रोग। इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी। नॉन इन्फेक्शियस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। अब जब कम्युनिकेबल डिसीज की बात कर रहे हैं तो इसको फर्दर हम विभाजित करते हैं, बैक्टीरियल डिसीज जीवाणु जनित रोग, वायरल डिसीज विषाणु जनित रोग, फंगल डिसीज कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ डिसीज रोग, और पांचवा है आपका क्रीमी जनित रोग या फिर हेलमेंथिस रोग बोलते हैं या फिर वॉर्म डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो रोग हैं ये सभी किसके अंदर आएंगे, कम्युनिकेबल डिसीज या फिर संक्रामक रोग के अंदर में आएंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मोस्टली लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, कई लोग आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम किसी पैथोजन की वजह से नहीं होता, ये प्रॉब्लम हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर अगर हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म, ये जरूरी है कि हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या फिर पीसीओडी, आप लोग ने आज के डेट में देखा होगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी की समस्या आ रही है वुमेन्स में। ये एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है बीमारी। ठीक है, हमारे खान पान से रिलेटेड, या आपने देखा होगा आज के डेट में कोई भी व्यक्ति यहाँ आज के डेट में संतुलित आहार नहीं ले रहा है। ठीक है, इतना फास्ट लाइफ हमारा हो गया है, ऊपर से हम 9 से 10 घंटे कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, सर्वाइकल पेन जो हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम जो है हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारे ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये इन्फेक्शियस डिसीज में अभी और हम और पढ़ेंगे, इसमें आपको सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कोविड-19, ये सारी ही कैसे है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। फिर जब हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की बात कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात कर रहे हैं, गैर संक्रामक रोग, तो यहाँ पर देखिए डायबिटीज, मधुमेह। अब डायबिटीज किसी किसी में हेरिडिटरी भी होता है, अगर पिता को है माता को है तो बच्चे को भी हो जाता है, लेकिन अभी जो डायबिटीज देखने के लिए मिल रहा है वो मोस्टली हमारे खान पान से रिलेटेड, हमारे जीवन शैली की वजह से है। ठीक है, हाइपरटेंशन,
बीपी में अगर हाई बीपी हो रही है, लो बीपी हो रही है, ये भी आपका क्या है, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। कैंसर, कैंसर का आगे चल के मैं बताऊंगी। कैंसर बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल से संबंधित है, ठीक है। आपने देखा होगा कोशिका में विभाजन होता है, अगर इस कोशिका में कितना विभाजन होता है ये डिसाइडेड है, ठीक है। इनके आपस में सेल सिग्नलिंग होता है, लेकिन जब ये आपस में सेल सिग्नलिंग रुक जा रहा है तो यहाँ पर अनकंट्रोल, अनियमित रूप से कोशिका में विभाजन हो रहा है, इसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर जो ऐसा नहीं है कि आपके घर में या फिर किसी के घर में भी अगर जब कैंसर होता है तो ऐसा नहीं कि उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति को भी कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल रहा है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा हमारे बूढ़े जो दादा दादी है बोलते जोड़ों में दर्द कर रहा है, पर हम तो नहीं बोलते। तो एक्चुअली जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है, हमारे जो नर्व्स हैं, हमारे जो यूरिया है, ज्यादा यूरिया बनने लग जाती है, आपका किडनी सही से कार्य नहीं कर रहा है, न्यूरॉन सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है अर्थराइटिस, ठीक है। अब चलो एक एक करके हम सारे डिसीज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहली बात किसके द्वारा खोजा गया था, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। रॉबर्ट कोच नाम के व्यक्ति ने खोजा था। किसके द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये बीमारी होती है। नाम में छिपा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब बीमारी फैलती कैसी है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में, तो एयरबॉर्न पार्टिकल्स के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखना इस व्यक्ति को क्या है, ये डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन हेल्दी था, स्वस्थ व्यक्ति था। अब जब माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, ये किसको प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। जो डिसीज्ड पर्सन है जब वो खांसेगा छींकेगा तो उसके मुंह से पार्टिकल्स निकलेंगे, एयर पार्टिकल्स निकलेंगे। इस पार्टिकल में छोटे छोटे बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। अब इसके आसपास जो भी व्यक्ति है वो जब सांस लेगा तो सांस के द्वारा इसके नाक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, नाक के अंदर प्रवेश किया और धीरे धीरे इसके भी लंग्स को प्रभावित करेगा। तो मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल रहा है, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा फैल रहा है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है, तो मेनली ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देखिए फेफड़ों के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मनरी, ठीक है। तो हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा है, फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। इसमें क्या सिम्टम देखने के लिए मिलता है, तो आप एक याद रखिएगा, ब्लडी स्प्यूटम। जब खांसते हैं तब छींक रहे हैं तो ब्लड आता है, ठीक है। कौन से टेस्ट से पता चलता है, तो मॉन्टॉक्स परीक्षण, मॉन्टॉक्स टेस्ट से पता चलता है किसी भी व्यक्ति को टीबी है कि नहीं है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है जो कि टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हम डिसीज पढ़ेंगे उसमें यही चीज पढ़ेंगे अपन, किससे होने वाला, किस पैथोजन से वो बीमारी होती है, मुख्य कौन से सिम्टम देखे जाते हैं। सारे बीमारियों का हमको टेस्ट नहीं पढ़ना है, जितने टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी। इसके अलावा सारी बीमारियों के वैक्सीन भी हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जो वैक्सीन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो वैक्सीन हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली आपको पैथोजन और सिम्टम याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया की अगर हम बात करें मोस्टली बच्चों में देखने के लिए ज्यादा मिलता है। किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा ये बीमारी होती है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। किसको प्रभावित करता है, तो कुपिकाओं को प्रभावित करता है, कोशिकाओं को, जो आपकी वायुथैलिया है उसे प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें फ्लूइड भर जाता है। अगर हम देखेंगे नॉर्मली एल्वुलाई को देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल एल्वुलाई है जो लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। वही जब अगर हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसको निमोनिया है तो उसके अगर हम कुपिकाओं को देखेंगे तो इसमें फ्लूइड भर गया है। अब नॉर्मल सी बात है, इस कुपिकाओं का कार्य क्या था, गैस एक्सचेंज करने का काम था, ठीक है। अब ये प्रॉपर गैस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आप याद रखना किसे प्रभावित कर रहा है, लंग्स को, फेफड़ों में कुपिकाओं को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन चलते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया किससे होने वाली बीमारी है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया से होने वाली बीमारी है। याद नहीं करने, यहाँ पर भी नाम छिपा हुआ है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, अभी तक हमने जो पढ़ा, एक तो निमोनिया पढ़ा और हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, ये लंग्स को प्रभावित कर रहा था, तो ये पल्मोनरी पार्ट को प्रभावित कर रहा था। डिप्थेरिया किसे प्रभावित करता है? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित कर रहा है, जिसमें किसे प्रभावित कर रहा है? नोज को, थ्रोट को, टॉन्सिल को। अब यहाँ पर आप देखना, एक चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सी बीमारी है जिसमें स्यूडो परत बन जाता है, फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है। अभी फॉल्स मेम्ब्रेन कैसे है? तो यहाँ पर आप देखना, ये फॉल्स मेम्ब्रेन है, ये जो आप दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का या ग्रेइश कलर का, ये फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है। अब कैसा है? तो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो ट्रैकिया वाला पार्ट है, जैसे ही कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है नाक के अंदर प्रवेश किया, ठीक है, तो हमारे बॉडी के जो WBC है, यहाँ पर के जो म्यूकस है, ये एक्टिव हो जाएंगे। ये बदले में क्या करेंगे? उसको मारने के लिए म्यूकस सिक्रेट करेंगे। ये म्यूकस पूरा यहाँ पर जम जाता है, ठीक है, ये जम जा रहा है, एक पतली सी परत बना ले रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। तो एक पतली सी परत बन जा रही है। अब सिंपल सी बात है, ये जो ट्रैकिया है, इसके द्वारा जो वायु जा रही थी, अभी इसकी जो आपका जो अंदर का स्पेस है, ये कम हो गया, तो जरूर जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉल्स मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन किसमें होता है? तो स्यूडो मेम्ब्रेन आपका किसमें बन रहा है? स्यूडो मेम्ब्रेन या सफेद परत, मोटी सफेद परत जो है गले या टॉन्सिल में बन जाती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्थेरिया का, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलता है? तो आपका ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसका एक चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो DPT वैक्सीन। अब DPT वैक्सीन में एक चीज याद रखना है आपको, 3 डिसीज के लिए है ये। D मतलब डिप्थेरिया, P मतलब पर्टूसिस या वुपिंग कफ बोलते हैं, और T मतलब होता है टिटेनस, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट बीमारी में चलते हैं, टाइफॉइड फीवर, ठीक है, टाइफॉइड। अब यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो टाइफॉइड किसके द्वारा होता है? सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाली बीमारी है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? तो दूषित खाद्य पदार्थ या दूषित पानी के द्वारा फैलता है। अब यहाँ पर आप देखना, ये मान लो एक व्यक्ति है जिसे टाइफॉइड है, ठीक है। अभी टाइफॉइड का जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये किसको प्रभावित कर रहा है? आंतों को प्रभावित, आंतों में जाकर के मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, आंतों में है ये बैक्टीरिया, आंतों में है। अब ये जब मल पास करेगा, ठीक है, जब ये स्टूल पास करेगा, तो इसमें साथ में ये बैक्टीरिया भी आएगा। अब पहले के जमाने में जब हम लोग उतना ज्यादा प्रॉपर हाइजीन पे ध्यान नहीं देते थे, खुले में शौच करते थे, ठीक है, तो आसपास देखो, तालाब के आसपास हमने शौच किया। अब ये जो स्टूल है जाकर के इस तालाब के पानी में मिल गया, इसी तालाब के पानी को किस लिए यूज किया जा रहा है? पीने के पानी के लिए या फिर खाना बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये बैक्टीरिया कहाँ पर आ गया? इस पीने के पानी में आ गया, और इस पीने के पानी से, इस तालाब के पानी से कहाँ पहुंच गया? पीने के पानी में और खाद्य पदार्थ में। तो ये दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित पानी से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, ठीक है। तो पूछा जाता है, या तो दूषित खाना या दूषित पानी, या फिर ओरल फीकल रूट बोला जाता है। फीकल मतलब ये फीसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर या फिर ओरल फीकल रूट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैल रही है। क्या देखने के लिए मिलता है? एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ये आंतों को प्रभावित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपका जो खाना है वो पचेगा नहीं, आपको यहाँ पर इंटेस्टाइन में दर्द होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या चीज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम जो पानी ले रहे हैं वो बॉइल्ड वाटर पिएं, क्योंकि खाने के द्वारा दूषित खाना या फिर दूषित भोजन दूषित पानी के द्वारा बीमारी फैलती है, ठीक है। हम जो खाना ले रहे हैं प्रॉपरली उसको कुक करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, तो ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। किसके द्वारा पता चलता है? विडाल परीक्षण के द्वारा पता चलता है किसी भी व्यक्ति को टाइफॉइड है कि नहीं है। सबसे पहले कौन सी व्यक्ति थी जिसके में ये पता चला? तो मैरी मेलोन नाम की एक व्यक्ति थी, इसका नाम टाइफॉइड मैरी रख दिया गया, निकनेम। क्यों? ये बाय प्रोफेशन कुक थी, मैरी मेलोन जो है बाय प्रोफेशन कुक थी। अब इनको पता ही नहीं था कि इनको टाइफॉइड की बीमारी है।
कुक थी तो इनके द्वारा जिन्होंने भी इनके द्वारा बनाया गया जो खाना खाया, ठीक है, तो उन सभी को ये लक्षण देखने के लिए मिले, उनके सभी के पेट में दर्द होने लग गया। फिर पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में मैरी मेलोन जब यहाँ पर मल पास करी, उन्होंने प्रॉपर हाथ को नहीं क्लीन किया होगा, प्रॉपर हाथ को क्लीन नहीं किया और उसी हाथ से उन्होंने खाना बनाया तो उस खाने में क्या चला गया, ये पैथोजन चला गया। अब जिन्होंने भी उस खाने को खाया होगा उन सभी व्यक्ति को टाइफॉइड हो गया, ठीक है। तो मैरी मेलोन जो है सबसे पहली कैरियर थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया टाइफॉइड मैरी, निक नेम पड़ा, ठीक है। इस बीमारी को एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। और एक और चीज, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉज करता है। पूछा जाता है किस बीमारी में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है आंतों में छिद्र हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इंटेस्टाइन में। अगर मान लो अर्ली केस में डिटेक्ट नहीं हो पाया कि टाइफॉइड की बीमारी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ये आंतों में छिद्र कर देते हैं, इतना मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि इंटेस्टाइनल पूरा अंदर में ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों में छिद्र हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन सिम्टम देखने के लिए मिलता है। और इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अगर ये एक्सटर्नल बहुत ज्यादा ये फैल गया है, अंदर घुस जा रहा है, आंतों में छिद्र कर दे रहा है, तो वहां से खून निकलने लग जाता है। स्पूटम, आपका जो स्टूल है, स्टूल से खून निकलने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है कॉलेरा। कॉलेरा भी किससे होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। नाम में छिपा हुआ है कॉलेरा, कॉलेरी। ये भी कैसे फैल रहा है, तो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा। जैसे टाइफॉइड फैलता था वैसे उसी तरीके से ये बीमारी भी फैलती है। ओरल फीकल रूट, मल से निकल रहा है, बेसिकली इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई कर रहा है और स्टूल के द्वारा निकल रहा है। स्टूल से पानी में मिल रहा है, उस पानी को अगर भोजन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर पीने के पानी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो आपने देखा होगा पहले के जमाने में कॉलेरा में पूरे गांव के लोग खत्म हो जाते थे। क्यों, क्योंकि पहले हम इतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देते थे। पहले हर सभी के घर में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी, सभी लोग तालाब के किनारे टॉयलेट जाते थे। इसके अलावा सभी लोग के घर में टुल्लू पंप की सेवाएं नहीं थी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, आरओ की फैसिलिटी नहीं थी, हम सभी तालाब के पानी को ही पीते थे। इसलिए अगर गांव में किसी एक व्यक्ति को कॉलेरा हो गया तो पूरे गांव को बीमारी फैल जाती थी, क्योंकि एक या दो ही तालाब होते थे, उसी तालाब का पानी सभी लोग यूज करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या देखने के लिए मिलता था, तो वाटरी डायरिया, मतलब बहुत ही ज्यादा वाटर के रूप में जो स्टूल पास होता था, ठीक है। डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट है, अब हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो है अपना जो पेयजल है वो आप जो है प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बॉईल करके पियो, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन मतलब आप जो है सफाई पे, हाइजीन पे ध्यान दोगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। नेक्स्ट बीमारी है टिटेनस, जिसे हम लोग धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं। किससे होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यहाँ पर भी नाम छिपा हुआ है टिटेनस से टिटेनी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये फैलती कैसी है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो एंटर्स द बॉडी थ्रू वाउंड और कट। अगर मान लो आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को घाव हुआ है, जैसे पैरों में घाव हुआ है, तो यहाँ पर की स्किन जो है आपकी हट गई है, चमड़ी हट गई है। स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपने देखा होगा जो भी बर्न वाला व्यक्ति होता है, मतलब जिसके शरीर जल गए हैं, तो उसके पास इवन डॉक्टर भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्किन है फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर है। जो व्यक्ति जल गया है उसका स्किन तो है ही नहीं, मतलब उसको जल्दी चांसेस है कि कोई भी पैथोजन उसके शरीर को अटैक कर सके। तो वैसे यहाँ पर जब घाव हो गया तो पहला जो स्किन था, स्किन तो हट गया है, तो वहां से बैक्टीरिया आपके प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो टिटेनस के जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बेसिकली किस में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। अब जब हमारा जो वाउंड वाला पार्ट है, कट वाला पार्ट है, वो आपका उभरा हुआ है, खुला है, मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एनवायरनमेंट है। इस वाले पोर्शन से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या नेल से, एनिमल बाइट से, ठीक है, अगर आपका लग जा रहा है बेसिकली, तो आपके जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, प्रवेश कर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विषाणु घाव या कट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, विशेष रूप से जंग लगी वस्तुओं, नाखूनों या जानवरों के काटने से फैलती है बीमारी, ठीक है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, ठीक है। अब अगर मान लो एक व्यक्ति को टिटेनस है, वो दूसरे व्यक्ति को छुएगा तो जरूरी नहीं है कि बीमारी फैल जाएगी। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये कहाँ पर जाकर के अटैक कर रहा है, तो आपका जो ये मसल वाला पार्ट है, ये जो लॉक जॉ बोला जाता है,
आपका जो ये जो जबड़ा वाला पार्ट है इसको आप मूव ही नहीं कर पाओगे, हिला ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये मसल स्टिफनेस, यहाँ पर का जो मसल है वो स्टिफ हो जाता है। इसके अलावा अब मसल का पार्ट, यहाँ पर का जो जबड़ा वाला पार्ट प्रभावित हो रहा है तो आपको अंदर स्वेलो करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है, आपको निगलने में दिक्कत होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है लेप्रोसी, इसे हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? ये भी बैक्टीरियल रोग है। कौन सी बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। यहाँ पर भी छिपा हुआ है लेप्रोसी लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होने वाली बीमारी है। इन्फेक्शियस डिसीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। किसको प्रभावित करती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम और स्किन को प्रभावित कर रही है, मुख्य रूप से त्वचा को और परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर किसी को भी कुष्ठ रोग है तो इसका स्किन कैसा हो जाता है, ये देखिए, छोटे छोटे अल्सर हो जाएंगे उसके स्किन में, इस तरीके छोटे छोटे अल्सर हो जाएंगे, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, कुष्ठ रोग बोला जाता है, ठीक है। तो त्वचा को प्रभावित करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे फैल रही है, स्प्रेड थ्रू प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट वाया ड्रॉपलेट फ्रॉम द नोज एंड माउथ। जो भी खांसने से चीखने से जो पार्टिकल्स निकल रहा है उसमें ये बैक्टीरिया उपस्थित होता है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी फैल रही है, ठीक है। लक्षण क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो लक्षण में मोस्टली रेडिश, पूरा स्किन में आपको छोटे छोटे पैचेस हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे छोटे छोटे। नमनेस एंड मसल वीकनेस, आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उस समय अगर किसी को लेप्रोसी का प्रॉब्लम है तो उसको समझ में ही नहीं आता, उसको सुन्नपन हो जाता है, ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम ही कार्य नहीं कर रहा है। थिकनिंग और पेरिफेरल नर्व्स, जो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है मोटी मोटी हो जाती है, वो काम नहीं कर पा रही है, पूरे हाथ और पैरों में अल्सर हो जा रहा है। और इस डिसीज को एक किसी और नाम से जानते हैं, तो हैंसन डिसीज के नाम से जानते हैं। ये हेरिडिटरी नहीं होती, अगर पिता को है तो बच्चे को ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज अपन चलते हैं प्लेग। किससे होने वाली बीमारी है? यर्सीनिया पेस्टिस से होने वाली बीमारी है। मुख्य रूप से कैसे फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में? चूहों के द्वारा। आपने देखा होगा आज के डेट में इतना प्लेग नहीं होता, पहले होता था। क्यों होता था पहले प्लेग? तो पहले जो हम इतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, चूहे हमारे घर पे भी रहते थे। अब तो इतना सारा पेस्ट रिलेटेड आपके कीटनाशक आ गए हैं, या फिर हम जो पेस्ट ट्रीटमेंट आ गया है कि छोटे से हमें छिपकली और कॉकरोच भी नहीं मिलेंगे घर पे, पर पहले चूहे ऐसे ही रहते थे हमारे घर पे, ठीक है। तो ये चूहों से बीमारी फैलती है, मतलब ये पहले होता था, आज के डेट में इतनी ज्यादा बीमारी नहीं होती है। अब प्लेग के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे बुबोनिक प्लेग बहुत कॉमन है, जो कि किसको प्रभावित कर रहा है? तो हमारे लिम्फ नोड को प्रभावित करता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स को या लसिका नोड्स को, लसिका गांठों को प्रभावित करता है। न्यूमोनिक प्लेग जो बेसिकली लंग्स को प्रभावित करता है। सेप्टिसेमिक प्लेग जो कि बेसिकली ब्लड को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये बीमारी फैल कैसे रही है? चूहों के द्वारा फैल रही है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और इसमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलता है? तो नॉर्मल फीवर, चिल तो देखने के लिए मिलेगा। पेनफुल लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है, जो लिम्फ गांठें हैं, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। नेक्स्ट बीमारी है सिफिलिस। ये एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी डिसीज है, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग। अब देखो, जो यौन संचारित रोग है मतलब यौन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है, ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है? ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये एक डिसीज है जिसमें आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी डिसीज पढ़े थे कहीं ना कहीं मिलता जुलता नाम था, इसका नाम एकदम अलग है, ठीक है। तो सिफिलिस किससे होता है? ट्रिपोनीमा पैलेडियम से। एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यौन संचारित रोग है, यौन के द्वारा फैल रहा है, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा फैल रहा है। मदर से चाइल्ड में भी फैल सकता है ये प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है? तो अगर हम बात करेंगे मेल के केस में, तो मेल के केस में जो आपका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, बेसिकली अगर हम सिसिन की बात करेंगे या फिर जेनेटल ऑर्गन की बात करेंगे, तो वहां पर पस बिल्ड होता है, वहां से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वहां पर अल्सर डेवलप हो जा रहा है। इवन फीमेल में बात करेंगे तो यूरिनेशन में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट रोग है गोनोरिया, सुजाक। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यौन संचारित रोग है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में यौन के द्वारा ये फैल रहा है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? तो ये आपका निसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है। यहां पर भी नाम छिपा हुआ है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। निसेरिया गोनोरी किसको प्रभावित करता है? तो जेनाइटल ट्रैक्ट को प्रभावित कर रहा है, यूरेथ्रा इन मेल्स एंड सर्विक्स इन फीमेल।
अत्यधिक दर्द होगा यूरिनेशन में, अल्सर डेवलप हो जाएंगे, वहां पर छोटी छोटी गांठें होने लगेगी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम मेल में बात करेंगे तो पेनफुल यूरिनेशन, बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेशाब करते समय दर्द होगा। जब हम शिशीन की बात करते हैं वहां पर मवाद जैसा सिक्रेशन होगा। महिलाओं में अगर हम बात करें तो महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगेगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा। पेल्विक में पेन, पेल्विक मतलब यहाँ पर का जो पेल्विक बोन है वहां पर पेन होने लगेगा। नेक्स्ट डिसीज है मीजल्स। अब यहाँ पर अपन ने जितने भी बैक्टीरियल डिसीज थे, इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो हमने कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीज। अब यहाँ पर आप देखो जो विषाणु जनित रोग की बात करें, सबसे पहला है मीजल्स, खसरा। सभी लोग ने नाम सुना होगा डे टू डे लाइफ में, क्योंकि बहुत कॉमन डिसीज है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? मीजल वायरस के द्वारा होता है, खसरा वायरस के द्वारा होता है। ये इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नाम हमें याद नहीं करना है, ठीक है। अब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल कैसे रहा है? एयरबॉर्न पार्टिकल्स के द्वारा। खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, छोटे छोटे चत्ते हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो इस तरीके के छोटे छोटे चत्ते हो जाते हैं। चिकन पॉक्स में भी चत्ते होते हैं, स्मॉल पॉक्स में भी चत्ते होते हैं, मीजल्स में भी चत्ते होते हैं, चिकनगुनिया में भी आपको मिलेगा। पर ये चत्ते जो है अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाता है, आप उतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। मीजल्स की जब बात करते हैं तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। MMR वैक्सीन। MMR का फुल फॉर्म है M से मीजल्स, M से मम्स और R से रूबोला। तो 3 डिसीज के लिए एक ही वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन आपका पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता किस वायरस से होता है। ये जरूर पूछा जाएगा विषाणु जनित रोग है कि जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, लेकिन कौन सा वैक्सीन है ये पूछा जाता है। MMR में मीजल्स, मम्स और रूबेला। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कोई भी डिसीज है बच्चे, चाहे दुनिया की कोई भी बीमारी हो, पहला लक्षण देखने के लिए मिलता है फीवर। वो कॉमन है, सभी में मिल जाएगा आपको। रेड रेसेस अपीयर हो जाते हैं पूरे फेस में, ऑल ओवर बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलेंगे मम्स, कंठमाला। अब मम्स में आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सिम्टम दिखा रही हूँ। ये बच्चे का अगर आप चेहरा देखोगे तो एक तरफ का गाल आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दोनों तरफ का गाल का शेप आपको अलग दिखेगा। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा आपको, ये है मम्स। यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है, पैरोटिड ग्लैंड, उसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। तो मम्स जो है, मम्स वायरस के द्वारा होता है, ये भी कभी नहीं पूछेगा। ये पूछा जाएगा वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी की, जीवाणु के द्वारा की कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, कैसे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सलाइवा। अगर हम जो बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सलाइवा का कॉन्टेक्ट आ गया डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो बीमारी फैल जाएगी, ठीक है। इसमें भी कौन सा वैक्सीन यूज कर रहे हैं? अभी हमने देखा MMR वैक्सीन, मीजल, मम्स और रूबेला के लिए एक ही वैक्सीन दिया जाता है। कौन से पार्ट को प्रभावित कर रहा है? तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड को, लार ग्रंथि में यहाँ पर सूजन हो जा रही है, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा बचपन में इस तरीके का स्टिकर लगाया जाता है, इसमें इस तरीके के छेद होते हैं, ठीक है। ये मम्स में लगाया जाता है, यहाँ पर गाल में लगाया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पोलियो। पोलियो भी वायरस से होने वाली बीमारी है, पूछा नहीं जाएगा कौन से वायरस से होती है, ठीक है। कैसे फैलती है? ओरल फीकल रूट से फैलती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ओरल फीकल रूट क्या होता है, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित पानी या मल से फैल रही है बीमारी। तो मोस्टली कहाँ पर कॉमन है ये? तो जितना भी ओरल फीकल रूट वाला बीमारी है वो पुअर सैनिटेशन, मतलब प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, दूषित पानी है, वहां पर पानी, वहीं पर मल कर रहे हैं, वहीं का पानी को हम पी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पोलियो वाले बच्चे को इस तरीके का पैर हो जाता है उसका, ठीक है। पोलियो वाले बच्चों को इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? पैरालिसिस ऑफ लेग देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया ने कब डिक्लेयर किया था पोलियो फ्री? तो 2014 में WHO ने 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट बीमारी में चलते हैं हिपेटाइटिस। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको आइटिस वर्ड मिले, मतलब होता है सूजन। यहाँ पर मिल रहा है हिपैटो, हिपैटो वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? लिवर के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब लिवर में सूजन। तो हिपेटाइटिस बेसिकली क्या है? लिवर में सूजन। अब ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार, हेपेटाइटिस A, B, C, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हेपेटाइटिस किससे होने वाली बीमारी है। वैसे आप लोग पढ़ोगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित कर रहा है?
मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित कर रहा है? मेनिंजेस को। मेनिंजेस कहाँ पर पाया जाता है? तो मेनिंजेस बेसिकली हमारे ब्रेन के चारों ओर, ब्रेन को कवर करने वाली परत है, मेम्ब्रेन है, उसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस में सूजन हो जा रहा है तो हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस। तो कहीं पर भी आइटिस मतलब आप लोग समझ जाना सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। वैसे हम लोग आगे चल के नेफ्राइटिस पढ़ेंगे, न्यूराइटिस पढ़ेंगे। तो हर जगह आइटिस मतलब समझ जाना, यहाँ पर नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में सूजन, वृक्काणु में सूजन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। दोनों में ही चत्ते हो जाते हैं। अभी जो चत्ते हैं, इस चत्ते का अगर आप लोग, ये जिसको ब्लिसर बोला जाता है, ठीक है, इस चत्ते से अगर कोई कांटेक्ट में आएगा, इस चत्ते को आप फोड़ दोगे, इससे जो पानी निकलता है, उस पानी के कांटेक्ट में भी कोई आ जाएगा तो उस पानी से बीमारी फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली छूने से, उसके द्वारा यूज किया गया टॉवेल को नहीं छूना है, उसके द्वारा यूज किया गया कपड़े को यूज नहीं करना है, उसे एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे आपको पूरे शरीर में ब्लिसर निकलेंगे। अब देखो मीजल्स में हमने देखा था जैसे चत्ते बने थे, यहाँ पर छोटे छोटे इस जो चत्ते बने हुए हैं इसमें पानी भर जाता है, पस भर जाता है चिकन पॉक्स में, ठीक है। तो क्या देखने के लिए मिलता है? पूरे शरीर में फीवर तो होगा ही होगा, स्किन रैशेस रहता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। उसके अलावा कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए जाएगा, वेरिसेला वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट बीमारी है एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि वायरस में सभी अभी तक जितने भी हमने बीमारी पढ़ी उनमें सबसे डिटेल क्वेश्चन एड्स से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पर आप देखना, नाम में छिपा हुआ है इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को ही अटैक करता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स को अटैक कर रहा है बेसिकली। किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से। कौन से वायरस से? तो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होने वाली बीमारी है। किस प्रकार का वायरस है ये भी पूछा जाता है, RNA वायरस है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। किसको प्रभावित कर रहा है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, हमारे टी सेल को, टी लिम्फोसाइट्स को। अब लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। किस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया? तो कौन जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में जाकर के मैच्योर हो रहा है उसे हमने बी लिम्फोसाइट बोल दिया, जो लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाकर के मैच्योर हो रहा है उसे हमने टी लिम्फोसाइट बोल दिया। तो बेसिकली ये लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। तो जिस भी व्यक्ति को एड्स हो रहा है वो सिर्फ एड्स से नहीं और भी कई प्रॉब्लम से जूझता है, मतलब एड्स तो है ही उसे। अब मान लो एड्स तो डिटेक्ट हो गया, भविष्य में मलेरिया मतलब प्लाज्मोडियम की परजीवी इसके शरीर में एंटर की। अब ये प्लाज्मोडियम जो शरीर में एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? उससे लड़ने का काम करेगा, पर प्रतिरक्षा तंत्र तो यहाँ पर कमजोर है। तो एक व्यक्ति को एड्स तो है ही, अब मलेरिया भी हो गया, फिर हो सकता है भविष्य में सैल्मोनेला टाइफी उसके शरीर में प्रवेश कर जाए। मलेरिया था, सैल्मोनेला टाइफी भी प्रवेश कर गया, फिर भी बॉडी नहीं लड़ पाई तो वापस इसको क्या हो गया? टाइफॉइड भी हो गया। तो ये व्यक्ति को एक से अधिक बीमारी होने लग जाती है, इसलिए इसकी बॉडी और वीक हो जाती है। तो ये सिंड्रोम है पूरा, मतलब कोई एक बीमारी नहीं रहती, एक से अधिक बीमारी हो जाएगी, इसलिए व्यक्ति की बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है ये बीमारी फैलती कैसे है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप बात करोगे जिसको भी एड्स है तो उसको हक करने से, किस करने से बीमारी नहीं फैलती, उसके साथ बैठने से, उठने से बीमारी नहीं फैलती। जब हम बात करेंगे हक करना, किस करना, तो वो फंगल डिसीज है। जितना भी फंगल डिसीज जो मोस्टली स्किन को प्रभावित कर रहा है वो व्यक्ति को हम एक आइसोलेटेड रूम में रख देते हैं क्योंकि उसको टच करने से बीमारी फैल सकती है। लेकिन एड्स नहीं फैलती, एड्स जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, यौन संपर्क से बीमारी फैलती है। तो हमने एक देखा था गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों रोग थे जो कि यौन संचारित रोग थे, इसके अलावा एड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। अब ये फ्लूइड में सीमेन भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी माता जो है, कोई भी जो मदर है, गर्भवती महिला है, अगर वो जो है एड्स पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी चांसेस है कि ये बीमारी फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा दोनों कनेक्टेड है। नीडल, अगर बात करेंगे जो भी ड्रग एब्यूज, बेसिकली जो बहुत ज्यादा ड्रग लेते हैं
ठीक है, नीडल्स के थ्रू लेते हैं, उनको भी बीमारी ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर मान लो डॉक्टर ने नीडल को चेंज नहीं किया, उसी नीडल को यूज किया था एड्स व्यक्ति में, उसी व्यक्ति को उसी नीडल को यूज किया हेल्दी पर्सन के लिए, तो बीमारी नीडल के द्वारा फैल सकती है क्योंकि उसमें फ्लूइड इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब यहाँ पर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर जो भी व्यक्ति को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, उस व्यक्ति को भी बीमारी ज्यादा होने की प्रॉब्लम है, ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, नॉट स्प्रेड बाय, किसी को टच करना, छूना, गले लगाना, हाथ मिलाने से बीमारी नहीं फैलती, उसके साथ बैठ के खाना खाने से, उसके साथ पानी पीने से, सेम टॉयलेट यूज करने से बीमारी नहीं फैलेगी। मच्छर ने उसको भी काट दिया, आपको भी काट दिया, बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलते हैं? तो इनिशियल सिम्टम फीवर देखने के लिए मिलता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी कि वेट लॉस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलता है किसी को बीमारी है? तो दो टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म लिख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, ये दो बीमारी टेस्ट से पता चलता है किसी को भी बीमारी है कि नहीं है। क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए? तो सेफ सेक्स, बेसिकली जो भी बैरियर मेथड है उसका यूज कर सकते हैं, कॉन्डम का यूज कर सकते हैं, फेमिडोम का यूज कर सकते हैं, डायफ्राम का यूज किया जा सकता है, सर्वाइकल कैप का यूज किया जाता है, वॉल्ट का यूज किया जाता है। तो ये सभी चीज बैरियर मेथड, बेसिकली सारे बैरियर मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, हर बार निडल को चेंज किया जाए, सेम निडल को यूज ना किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इस तरीके से हम जो है इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है डेंगू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डेंगू की जब हम बात करेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? डेंगू वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है। ठीक है, अब किसके द्वारा फैल रही है? तो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ही फैलेगी, कोई और मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो होगा तो बीमारी नहीं फैलेगी, इसी पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा ही फैलेगी बीमारी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज फीवर बहुत हाई है, इसमें एक सिम्टम देखने के लिए मिलता है जॉइंट पेन, जोड़ों में अत्यधिक दर्द होगी, जितने भी जोड़ हैं, तो इसको बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर, इसका निकनेम दिया गया है, हड्डी तोड़ बुखार। इतना ज्यादा दर्द होता है जोड़ों में कि ऐसा लगेगा आपकी हड्डी टूट गई है। ठीक है, इस बीमारी में किसको प्रभावित करता है? प्लेटलेट्स को, तो प्लेटलेट्स का मात्रा कम हो जाता है डेंगू। मोस्टली आपने देखा होगा डेंगू वाले पर्सन को प्लेटलेट्स बाहर से चढ़ाया जाता है। ठीक है, मलेरिया में हम देखेंगे आरबीसी को प्रभावित करता है, ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये वापस से रिपीट हो गया। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। अब यहाँ पर आप देखिए, जो स्मॉल पॉक्स है किससे होने वाली बीमारी है? तो वायरस से होने वाली बीमारी है, नहीं पूछेगा किस वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, पहला वैक्सीन, ठीक है, सबसे पहला जो टीका डेवलप किया गया था वो किसके लिए डेवलप किया गया था? स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? तो पूरा आपके छोटे छोटे पूरे शरीर में ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों में ही ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बीमारी है मलेरिया। यहाँ तक अभी हमने जितनी बीमारी पढ़ी वो वायरस डिसीज पढ़ी, विषाणु जनित रोग। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। सबसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मलेरिया से। ठीक है, किससे होने वाली बीमारी है? तो प्लाज्मोडियम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है। किस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है। फैलती कैसी है? तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। अब आप लोग के एग्जाम में लाइफ साइकिल नहीं पूछा जाएगा, वो क्लास 12th का सिलेबस है, उतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाता कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूरा। ये आपके दो होस्ट होते हैं, फीमेल आपका जो बेसिकली एनाफिलिस मच्छर के अंदर कौन सा साइकिल होता है, आपके शरीर में कौन सा साइकिल होता है, ये सब कुछ इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, एनाफिलिस मॉस्किटो से बीमारी फैलती है, वो भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मेल एनाफिलिस मॉस्किटो होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, जब प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो 4 प्रकार है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे ज्यादा जो घातक होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है, जिसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। बाकी सभी अगर विवेक्स की बात करेंगे, मलेरिया की बात करेंगे, ओवेल की बात करेंगे तो उतना ज्यादा घातक नहीं होता। मरने के चांसेस, फीटल रेट जो आपका जो बेसिकली जो चांसेस रहता है, मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो किस में होता है, फाल्सिपेरम में। कैसे फैल रहा है, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो से एक इंसान से दूसरे इंसान में आपका मच्छर के काटने से बीमारी फैल रही है। क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, फीवर होगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। ठीक है, किसको प्रभावित करता है, तो एक चीज है, ये जो है हमारे शरीर में लिवर और आरबीसी में जाकर के अटैक करता है, तो लिवर आपका इफेक्ट होता है और एनीमिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मोस्टली आपको एनीमिया और जॉइंडिस देखने मिलेगा साथ में, क्योंकि ये लिवर को इफेक्ट कर रहा है और आरबीसी को इफेक्ट करता है, वहां पर जाकर के मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रॉस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले मॉस्किटो का पूरा लाइफ साइकिल बताया था, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। कब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बीमारी है काला आजार। काला आजार किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से। कौन से प्रोटोजोआ से, तो इसको हम लोग जो है लिस्मानियासिस भी बोलते हैं। कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो लिस्मानिया डोनोवानी, इसलिए इसे लिस्मानियासिस बोला जाता है। तो प्रोटोजोआ की वैरायटी है लिस्मानिया डोनोवानी। इस बीमारी को ब्लैक फीवर बोला जाता है, या ब्लैक फीवर या फिर लिस्मानियासिस बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, स्किन पिगमेंट हो जाता है इस तरीके से, काला कलर का या भूरा कलर का या फिर ग्रेइश कलर का हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक फीवर बोला जाता है। काला आजार, एक तो फीवर भी है, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा फैल रहा है, तो सैंड फ्लाई के द्वारा। सैंड फ्लाई के काटने से एक ही इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, मॉस्किटो के काटने से नहीं फैलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रजाति, उसी से ही बीमारी फैलेगी। इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा फीवर, अत्यधिक फीवर देखने के लिए मिलता है, वेट लॉस होता है। किसको प्रभावित करता है, लिवर और स्प्लिन, स्प्लिन को प्रभावित कर रहा है, प्लीहा को प्रभावित कर रहा है और यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है हिपैटोस्प्लिनोमेगैली, इसमें सूजन हो जा रही है। ठीक है, एनलार्ज मतलब साइज बढ़ जा रहा है। डार्कनिंग ऑफ स्किन, इसलिए इसको काला आजार, नाम में छिपा हुआ है स्किन पिगमेंटेशन। नेक्स्ट बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस इसका मतलब ये नहीं कि नींद नहीं आएगी, ठीक है, नींद ज्यादा आएगी। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, कौन से प्रोटोजोआ, तो ट्रिपैनोसोमा से होने वाली बीमारी है। ठीक है, किसके द्वारा फैलती है, तो यहां से आप याद रखना स्लीपिंग सिकनेस, एसएस, यहां से याद रखना सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलती है। किसको प्रभावित कर रहा है, स्पेशली नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, ब्रेन को प्रभावित करता है। इसीलिए हमारा जो नींद है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। इसका मतलब स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ज्यादा सो रहा है, उस व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आ रही, उसका स्लीप साइकिल बिगड़ गया है, इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ही डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन चलते हैं एथलीट फूड। अब यहाँ पर हमने जो जितना अभी पढ़ा मलेरिया, इसके अलावा हमने स्लीपिंग सिकनेस देखा और काला आजार, ये 3 अहम बीमारी है जब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ डिसीज के बारे में। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं फंगल डिसीज, कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, हम यहाँ पर मुख्य बीमारी पढ़ रहे हैं जिससे आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। बीमारी की अगर हम बात करेंगे तो ढेर सारे बीमारी है, सारे बीमारी आपको नहीं पढ़ना है, जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं वो बीमारी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एथलीट फूड। अब यहाँ पर आप देखो, इसको एथलीट फूड ही क्यों बोला गया है, क्योंकि एथलीट्स को ज्यादा होता है। आपने देखा होगा एथलीट्स लोग मैक्सिमम 10 से 12 घंटे मोजे पहने रहते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनके पैरों में ज्यादा मतलब ह्यूमिडिटी रहता है बेसिकली, ठीक है, गीला रहता है पैर, तो वहां पर जो गीलापन है, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये जो एथलीट फूड का जो कीड़ा है, कृमि है, वो पनपता है। फंगल मतलब बेसिकली फंगस है, ये पनपता है, इसलिए इसको एथलीट फूड बोला जा रहा है। इस तरीके के पैरों के बीच को ये प्रभावित करता है। एथलीट्स में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, बाकी व्यक्तियों में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन बाकी व्यक्ति इतना दिन भर मोजा नहीं पहने रहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैसा बीमारी है, कवक जनित रोग है।
फंगल डिसीज है। किसको प्रभावित करता है? मोस्टली फीट को प्रभावित करता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे दो उंगलियों के बीच में यहाँ पर हवा जाने की चांसेस कम रहती है, यहाँ पर का पानी धीरे से नहीं सूखेगा, ह्यूमिडिटी अगर रह रहा है तो वो धीरे से सूखेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो जल्दी पनपते हैं। इसको हम लोग टीनिया पेडिस के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नेम है एथलीट फूट, ऐसे है टीनिया पेडिस, ठीक है। किसमें ग्रो करता है फंगस? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, नम वातावरण में, गर्म वातावरण में, ठीक है। तो स्वेटी शूज, बेसिकली आपने देखा होगा जो एथलीट्स हैं उनका शूज हमेशा स्वेटी रहता है, पसीने रहते हैं, तो नम वातावरण भी है और गर्म भी है, इसीलिए एथलीट्स में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा? बहुत ज्यादा खुजली होगी, जितना भी फंगल डिसीज है उसमें आपको खुजली होगी, ठीक है। जितने भी फंगल डिसीज है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के छूने से, उसके द्वारा यूज किया हुआ चीजों से फैलता है, गर्म वातावरण, मॉइस्ट वातावरण में फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बेसिकली टोज के बीच में जो उंगलियां हैं उसको प्रभावित कर रहा है, हमारे जो तलवा वाला पार्ट है उसे प्रभावित कर रहा है। वहां पर आपको छोटे छोटे ब्लिसर, दाने हो जाएंगे, खुजली होएगी, जलन होएगा, और ये किससे फैल रहा है? तो उसके द्वारा यूज किया हुआ कोई भी चीज, उसका सॉक्स को अगर यूज कर लिया हमने, या उसके द्वारा यूज किया गया जूते को हमने यूज कर लिया, उसके द्वारा यूज किया गया सारी चीजों से ये बीमारी फैल सकती है। तो हमें क्या अवॉइड करना है बेसिकली? तो इसके द्वारा यू टाइट फिटिंग क्लोथ्स, मतलब जो उसके द्वारा टाइट फिटिंग शूज को उसे अवॉइड करना है। जिस भी व्यक्ति को एथलीट फुट होता है तो उसको खुले कुछ टाइम के लिए यू बोला जाता है स्लीपर यूज करो, ताकि आपका जो पैर है वो खुला रहे, ताकि वो सूख पाए पानी वहां पर का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिंग वॉर्म, दाद। रिंग वॉर्म को आप देखोगे तो ये है, इस तरीके की जो आपके छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे दांत बन जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का फंगल डिसीज है। किसको प्रभावित करता है? तो आपके स्किन को प्रभावित करता है, बेसिकली त्वचा में कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर भी पसीना आ रहा है ज्यादा, गर्मियों में ज्यादा होता है ये, ठीक है। अब इसका रिंग वॉर्म से कोई इसका रिलेशन नहीं, ये मत समझना कि ये हेलमेंथिस डिसीज है। हेलमेंथिस डिसीज अपन पढ़ेंगे, कृमि जनित रोग पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये फंगल डिसीज है, ठीक है, तो इसलिए स्पेशली यहाँ पर लिख दिया गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हर एक का अलग अलग पार्ट है। अगर स्कैल्प को प्रभावित कर रहा है, इस स्कैल्प को प्रभावित कर रहा है तो टीनिया कैपिटाइटिस बोला जाता है। ग्रॉइन वाले पार्ट को प्रभावित कर रहा है तो टीनिया क्रूरिस बोला जाता है। फीट वाले पार्ट को प्रभावित कर रहा है तो टीनिया पेडिस बोला जाता है। तो हर एक का अलग अलग नाम है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? फंगल डिसीज। मत याद रखना किस फंगस से होता है, बस कवक जनित रोग है, ठीक है। कैसे दिखता है? तो रैसेस, पूरे शरीर में रैसेस डेवलप हो जाएंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा खुजली होगी, इचिंग होगा, ठीक है, बर्निंग होगा। एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल रहा है? स्किन कांटेक्ट, उसके द्वारा यूज किया हुआ टॉवल से, उसके द्वारा यूज किया गया, उस किसी बिस्तर में वो सो रहा है उसके द्वारा यूज किया हुआ हैंकी से, उसके द्वारा यूज किया गया साबुन से, सभी से ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट है कैंसर। अब यहां तक हमने जो बीमारी पढ़ी, ये तो अभी हमने देखा था फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में भी आपका एक और चीज आप लोग नोट कर लेना, बाल्डनेस। बाल्डनेस ये भी एक प्रकार का फंगल रोग है, बस इतना ही पूछा जाएगा, बाल्डनेस कैसा है, तो फंगल रोग है, फंगस से होने वाला, यहाँ पर आपके फंगस प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हमने जो देखा आपका एथलीट फुट, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एथलीट फुट से ही पूछा जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका, अब हम नेक्स्ट अपन चलेंगे कैंसर। अभी तक हमने जितनी बीमारी पढ़ी थी ये हमने देखा था इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। अब हम चल रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, अब यहाँ पर हम सारी बीमारी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कुछ टुकड़ों में पढ़ेंगे। मतलब ये है कि जितना भी जेनेटिक विकार है उसको हम जेनेटिक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जब हम लोग टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे भी इसी के अंदर ही आते हैं। पर कुछ जैसे बीमारी है विटामिन से कमी से होने वाले रोग, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोप्थेलेमिया हो गया, रिकेट्स हो गया, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ही है, एक प्रकार का डिसीज ही है, लेकिन वो विटामिन के कमी से होने वाला रोग है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म, कुछ जो है हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है, हार्मोन के ज्यादा होने से बीमारी होती है, वो हार्मोन वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में हम जो है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिए, सारे डिसीज हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला है कैंसर।
अब कैंसर का सबसे पहला चीज है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो अनियंत्रित या असामान्य कोशिका की वृद्धि। कोशिका में विभाजन होता है, जाहिर सी बात है हमारा जो स्किन है यहाँ पर भी नए स्किन बन रहे हैं, पुराने स्किन खत्म होते जा रहे हैं। अब जब यहाँ पर कोशिका में विभाजन होता है, इनके बीच में आपस में सेल प्रोग्रामिंग होती है, सेल सिग्नलिंग होता है, आपस में इनको पता रहता है कितना विभाजन होना है। जब ये क्षमता खो देते हैं, अनियमित तरीके से विभाजन हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कैंसर सेल। अनियमित कोशिका में विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली अवॉइड प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ को बोला जाता है एपोटॉप्सिस, मतलब कोशिका को पता है कितने टाइम के बाद इनको विभाजन रोक देना है, विभाजन नहीं होना चाहिए, पर ये विभाजन की क्षमता को, ये जो प्रोग्राम सेल डेथ का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी इसमें खत्म हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं कैंसर सेल, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, तो ये दूसरे पार्ट को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये क्या है बेसिकली, तो बेसिकली अगर मान लो से लिवर है, लिवर का जो यहाँ पर सेल है, इसमें अनियमित कोशिका का विभाजन हो रहा है। अब ये सिर्फ लिवर के पार्ट को प्रभावित कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर हो सकता है कि ये कैंसर का टुकड़ा टूट के ब्लड वेसल, मतलब ब्लड के द्वारा इस पार्ट से निकल करके किसे प्रभावित कर रहे, यहाँ पर का गॉल ब्लैडर में भी जाकर के पहुंच जाए, या फिर यहाँ पर स्टमक था, स्टमक में जाकर के चले जाए और स्टमक में वापस कैंसर सेल बनाने लग जाए। मतलब ये जो सेल है टूट के ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में ट्रेवल करने लग जाए, उसे हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे जगह में फैल रहा है। इस फैलने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। तो जो कैंसर है दो प्रकार का है, एक तो बिनाइन, बिनाइन ज्यादा घातक नहीं होता क्योंकि वो एक ही जगह है। सर्जरी करना कब पॉसिबल है, बिनाइन ट्यूमर के केस में, जो एक ही जगह कैंसर सेल बन रहे हैं उसको आप सर्जरी करके निकाल सकते हो। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में कहाँ कहाँ सर्जरी करोगे, उसमें सर्जरी करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, उसमें जो है बेसिकली कीमोथेरेपी ही सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। अब यहाँ पर मेटास्टेसिस तो मैंने आपको बता दिया, मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, कैंसर सेल जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी साइंस की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन्कोजीन, एक पर्टिकुलर जीन जो कि नॉर्मल सेल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दिया। ये कब हो रहा है, जब जीन में म्यूटेशन हो जाता है, तो वो अनियमित कोशिका में विभाजन हो रहा है, ठीक है। कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कार्सिनोजेन बोला जाता है, जैसे टोबैको स्मोक, एस्बेस्टोस, रेडिएशन, इन सभी से एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। कॉमन कार्सिनोजेन क्या क्या होता है, तो यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, सम वायरसेस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बन जाती है तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा बढ़ जा रही है। आप लोग पढ़ोगे रेटिनोब्लास्टोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा, हिपैटोनोमा, तो कहीं पर भी नोमा वर्ड मिले मतलब कैंसर से संबंधित है, ठीक है। हिपैटोनोमा लिवर का कैंसर है, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना को प्रभावित करता है, सार्कोमा, कार्सिनोमा, सभी मतलब ओमा मतलब कैंसर, ठीक है, कैंसर सेल से संबंधित है। नेक्स्ट डिजीज है डायबिटीज। अब डायबिटीज में दो डायबिटीज आपको मिलेंगे, डायबिटीज मेलिटस भी मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस भी मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखना, ये जो मेलिटस वर्ड है ये किससे निकला है, मेलो से। मेलो मतलब हनी। तो जो डायबिटीज मेलिटस वाला चीज है ये आपका किससे होता है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन कहाँ पर बन रहा है, पैनक्रियास में, किससे, बीटा सेल से, ठीक है। तो पैनक्रियास में जब बीटा सेल सही से कार्य नहीं कर रहा है, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है, इंसुलिन का बेसिकली कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन देखो यहाँ पर लिखा है बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहन। अब आप लोग ने पढ़ा होगा जो पैनक्रियास है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, मतलब एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करो, एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करो। एक्सोक्राइन की तरह जब कार्य करता है तो ये एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, प्रोटीएज बना रहा है। जब ये एंडोक्राइन की तरह कार्य कर रहा है, अंतःस्रावी की तरह कार्य कर रहा है, तब ये हार्मोन बनाता है।
ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बना रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन है इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अब आपने देखा होगा जैसे वीकेंड में हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल डीमार्ट गए आप, डीमार्ट में गए, आपकी मम्मी को पता चला कि चावल में ऑफ चल रहा है, आप लेने गए थे 5 किलो चावल, ले लिया 10 किलो। आप आटा लेने गए थे 5 किलो आपने ले लिया 10 किलो। चीनी लेने गए थे 5 किलो, 10 किलो ले लिया। आपने जो ये 5-5 किलो एक्स्ट्रा लिया उसका क्या करोगे, आप उसको स्टोर रूम में रख दोगे, आपके घर जब मेहमान आएंगे तब आप यूज कर रहे हो उसे, ठीक है। वैसे ही जब हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, हम वीकेंड में छोले भटूरे खाने गए, खाना था 1, खाए 2, ठीक है। हम पिज्जा खाने गए थे, मंगा लिया 2, तो हमने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, फिर क्या होगा उसका, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो मतलब जो भी हमने खाना लिया वो क्या है, एक्चुअली ग्लूकोज है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में। ये क्या है, हमारा स्टोर्ड फूड है, संचित खाद्य पदार्थ है, स्टोर्ड फूड है, संचित खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो ये कहां पर स्टोर हो रहा है, हमारे लिवर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किस में कौन कन्वर्ट कर रहा है, इंसुलिन कन्वर्ट कर रहा है। अगर मान लो इंसुलिन नहीं है प्रॉपर मात्रा में, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ जा रही है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जा रही है, इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, हाई ब्लड शुगर लेवल, जिसे बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। इस केस में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगा, यूरिन में भी आपको ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा मिलेगी। एक्सेसिव थर्स्ट, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी बार बार, ठीक है। फैटीग होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ग्लूकोज है, एक्चुअली में ग्लूकोज तो आपका यूज ही नहीं हो रहा है बॉडी में, वो तो यूरिन के द्वारा बाहर निकलते जा रहा है। जो एक्सेस ग्लूकोज था, जो कन्वर्ट होना था ग्लाइकोजन में, वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसमें आपको बार बार थकान लगने लग जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है। इसके अलावा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस किसके द्वारा होता है, एडीएच हार्मोन के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, तो हमारे बॉडी में वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, तो किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पाया जाता है, नेफ्रॉन, वृक्काणु, वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। हम पानी पीते हैं मान लो 3 से 4 लीटर, हमारा यूरिन कितना आता है 1.5 लीटर, बाकी पानी कहाँ गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, किसके द्वारा, एडीएच हार्मोन के द्वारा। तो ये हमारे बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में मदद करता है, ऐसा नहीं कि जितना पानी पिया सब कुछ बाहर निकल गया, ठीक है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। अब देखो अगर मान लो एडीएच हार्मोन नहीं बन रहा है, मतलब आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, जल्दी बार बार वॉशरूम आएगा, ठीक है। तो ये है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें एक्सेसिव यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, जिसे पॉलीयूरिया बोला जाता है। अब ज्यादा यूरिन हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि पानी तो आपका पूरा बाहर निकल जा रहा है, तो आपको बार बार प्यास लगेगी, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट बीमारी अल्जाइमर डिसीज। ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। मेमोरी लॉस बोला जाता है इस बीमारी को। कौन खोजा था, तो एलोइस अल्जाइमर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस बीमारी को खोजा था, एलोइस अल्जाइमर, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्जाइमर डिसीज। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, मतलब आपका जो न्यूरॉन है, बेसिकली तंत्रिका तंत्र है, वो धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट होते जाते हैं। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा हमारे दादा दादी जब 75 साल की उम्र हो जाती है, 80 साल की उम्र हो जाती है, वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं चीजों को। तो एक्चुअली में ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आयु संबंधी विकार है, ठीक है। न्यूरोडेनरेटिव डिसीज है, किसको प्रभावित कर रहा है, तो हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। मोस्टली कब देखा जाता है, ओल्डर एडल्ट, यूजुअली आफ्टर 60 वर्ष की आयु के बाद देखा जाता है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें डेथ होने लग जाता है, ठीक है। तो मेमोरी लॉस, सबसे पहला सिम्टम है मेमोरी लॉस, चीजों को भूल जाते हैं हम, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब पागलपन, ठीक है। डिमेंशिया एक बीमारी है, पागलपन बोलते हैं हम। तो इसका ये पहला लक्षण है, किसके द्वारा खोजा गया था, एलोइस अल्जाइमर के द्वारा खोजा गया था।
ठीक है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे डिसीजेस है बच्चे, ठीक है। हम जो है यहाँ पर हार्ट रिलेटेड डिसीज नहीं पढ़ा है हमने, जेनेटिक संबंधी विकार नहीं पढ़ा है, क्रोमोसोमल डिसीज हमको पढ़ना है, ठीक है। विटामिन से डिसीज पढ़नी है, आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज है, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ही आएगा। लेकिन ये सभी हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, जीन जेनेटिक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, विटामिन से रिलेटेड जब टॉपिक पढ़ेंगे, तब वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।